Hello friends, my name is Ritesh Agrawal and I welcome you all to the Hindu analysis for the last week. In this particular video, we will cover the time period of February 12 to February 16. So let's look at the major headlines of the Hindu during this period. फेथ स्कूल्स टू स्टे आउट ऑफ आरटीई एम्बिट। तो पहले तो दो टर्म्स अपन समझ लेते हैं। फेथ स्कूल्स मतलब क्या होते हैं, जैसे वैदिक पाठशाला है, मदरसा है, ऐसी जगह जहां पर रिलीजियस एजुकेशन दी जाती है उन्हें हम फेथ स्कूल्स कहते हैं। और यहां पर दूसरा टर्म जो आप देख रहे हो आरटीई, दैट इज राइट टू एजुकेशन एक्ट। ठीक है, तो हम ये बात करना चाह रहे हैं कि फेथ स्कूल्स जो हैं वो राइट टू एजुकेशन के एम्बिट से बाहर रहेंगे। क्या पहले अंदर थे? नहीं, पहले भी बाहर थे। ठीक है, एक पिटीशन फाइल की गई कि इन्हें राइट टू एजुकेशन के अंदर लाया जाए, इन्हें एक्सक्लूड ना रखा जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने रिफ्यूज कर दिया। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट हैज रिफ्यूज टू एंटरटेन अ पिटीशन क्वेश्चनिंग द एक्सक्लूजन ऑफ वैदिक पाठशालाज, मदरसाज एंड इंस्टीट्यूशंस imparting religious education from the ambit of RTE Act 2009। ठीक है, तो स्पेसिफिकली 2012 में एक अमेंडमेंट डाल करके इनको एक्सक्लूड किया गया था। ठीक है, एक अमेंडमेंट डाल करके इनको राइट टू एजुकेशन एक्ट से एक्सक्लूड किया गया था। अब देखो, राइट टू एजुकेशन एक्ट जो है, पहली बात तो राइट टू एजुकेशन का थोड़ा सा बैकग्राउंड हम सबको पता है। आर्टिकल 21A, आर्टिकल 21 के अंडर आता है एक सब क्लॉज, ठीक है, जो फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन देता है क्लास 1 to 8, एज ग्रुप 6 to 14 को। 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002 के थ्रू इंट्रोड्यूस किया गया था एज अ फंडामेंटल राइट भी। और आपको याद हो तो 11th फंडामेंटल ड्यूटी भी जो है वो भी टू प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन सेम एज ग्रुप के बच्चों को लेकर के है। ठीक है, तो इस एक्ट के तहत 25% रिजर्वेशन दिया जाता है SCs एंड STs, सोशली बैकवर्ड क्लासेस एंड डिफरेंटली एबल्ड सेक्शन को मिला करके। ठीक है, तो यानी प्रैक्टिकली अगर हम इन रिलीजियस एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को इनसे बाहर रखते हैं तो उनको ये 25% रिजर्वेशन देने की ज़रूरत नहीं है। प्लस जो राइट टू एजुकेशन के तहत सिलेबस है या करिकुलम की जो गाइडलाइंस है वो भी फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब पिटिशनर क्या कहता है? पिटिशनर ये कहता है कि हमारे देश में बच्चों का एक समान डेवलपमेंट होने के लिए उनके लिए कॉमन सिलेबस, कॉमन करिकुलम होना ज़रूरी है। ठीक है, बिकॉज अगर आप बच्चों को रिलीजियस एजुकेशन दे रहे हो, इस तरह की एजुकेशन जो है इट ब्रिंग्स द रिलीजियस कॉनोटेशन इन द माइंड्स ऑफ चिल्ड्रन। ठीक है, विच इज़ बेसिकली द ऑब्जेक्टिव ऑल्सो टू गिव सच काइंड ऑफ एजुकेशन। बट उन्होंने कहा ये अच्छी बात नहीं है और हमें एक लेवल प्लेइंग फील्ड, एक बराबर फील्ड अगर हम बनाना चाहते हैं कि हर बच्चे को एक बराबर मंच मिले, तो उसके लिए ज़रूरी है कि इन इंस्टीट्यूशंस को भी आप राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत लेकर के आओ। कॉमन इनका एजुकेशन हो, कॉमन सिलेबस हो, कॉमन करिकुलम हो, कॉमन बेसिस पे यहाँ पर एडमिशन दिए जाएँ। ठीक है, क्योंकि राइट टू एजुकेशन में आप देखोगे बहुत तरीके की और भी गाइडलाइंस हैं। कैपिटेशन फ़ी नहीं होनी चाहिए, इंटरव्यूज़ नहीं होने चाहिए, इस तरीके की बहुत सारे प्रोसीजर्स हैं जो वो चाहते हैं कि इन इंस्टीट्यूशंस में भी फॉलो हो। बट सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एज ऑफ नाउ, जब से ये लागू हुआ है, हमारे सामने कोई प्रॉब्लम या इशू आया नहीं है, तो हम इसे ज़बरदस्ती डिस्टर्ब नहीं करना चाहते। सुप्रीम कोर्ट रिफ्यूज टू एंटरटेन द पिटिशन। ओके, नेक्स्ट अपडेट देखो, सीबीआई ने हाल ही में एबीजी शिपयार्ड को अभी तक के सबसे बड़े बैंक फ्रॉड केस में बुक किया है। ठीक है, एबीजी शिपयार्ड क्या है? एबीजी ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी है जिसका काम है शिप बिल्डिंग एंड रिपेयर। ठीक है, थोड़े टाइम पहले बड़ा रिस्पेक्टेबल नाम था, बट इन्होंने एसबीआई के साथ कम से कम 28 बैंकों के कंजोर्टियम को बेसिकली कॉन किया है। लॉस जो है वो तकरीबन 22,842 करोड़ की ट्यून पे लॉस है, विच इज़ अगेन अ ह्यूज अमाउंट। ठीक है, तो बेसिकली इन्होंने किया क्या है? ठीक है, ऐसा कहा जा रहा है इट इज़ द बिगेस्ट एवर केस ऑफ बैंक फ्रॉड रजिस्टर्ड बाय द एजेंसी। बेसिकली इस कंजोर्टियम ने इस कंपनी को, ठीक है, और जो लोन, इनका जो लोन अकाउंट था उसको आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम 2016 में एनपीए डिक्लेयर किया गया। फिर अभी बैंक ने, एसबीआई ने बैंक्स के बिहाफ पे जाके सीबीआई से 2019 में कंप्लेंट की। सीबीआई ने 2020 में फिर इन्वेस्टिगेशंस वगैरह शुरू की और ये पाया कि ये तो बहुत बड़ा केस फ्रॉड है, क्योंकि 2012 से 2017 तक जब उन्होंने इनके लोन ट्रांजेक्शन्स और ट्रेल को आइडेंटिफाई किया
उसके पीछे गए तो उन्होंने देखा कि इन्होंने तो करोड़ों के बेसिकली घोटाले किए हुए हैं, फंड्स का मिस अप्रोप्रिएशन हुआ है, सिंगापुर बेस्ड सब्सिडरी से पे आउट्स किए गए हैं, इन्वेस्टमेंट्स किए गए हैं, रिलेटेड पार्टीज को थाउजेंड्स ऑफ करोड्स के पे आउट्स किए गए हैं। ठीक है, बेसिकली कुल मिलाकर आसान भाषा में कहा जाए तो कंपनी के काम के नाम पे कह करके लिया गया लोन पर्सनल फायदे के लिए इस्तेमाल किया गया है। तो अभी इसके जो डायरेक्टर थे ऋषिकेश कमलेश अग्रवाल और भी बाकी कम से कम 8-10 लोग हैं जिनको बुक किया गया है। तो केस हैज बीन ऑन अ कंप्लेंट फ्रॉम एसबीआई अलीगिंग क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, चीटिंग, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, अब्यूज ऑफ ऑफिशियल पोजीशन। ठीक है, तो ये बेसिकली 2012 से 2017 तक के अकाउंट्स की फोरेंसिक ऑडिट के बाद ये नतीजा निकल के आया, जिसमें रिजल्ट आया डाइवर्जन ऑफ फंड्स, मिस अप्रोप्रिएशन एंड क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। फंड्स का इस्तेमाल किया गया सिंगापुर बेस्ड सब्सिडियरी के थ्रू इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए, रिलेटेड पार्टीज को पे आउट करने के लिए और प्रॉपर्टीज खरीदने के लिए भी। ठीक है, तो अब नाउ सीबीआई इनके पीछे पड़ी हुई है। ठीक है, देखो एक और बहुत बड़ा अपडेट LIC IPO को लेकर के। LIC IPO इस साल डिसइन्वेस्टमेंट को लेकर के गवर्नमेंट की सबसे बड़ी और अगर कहा जाए तो एकमात्र उम्मीद भी है। ठीक है, तो गवर्नमेंट जो है LIC में 5% शेयर बेचना चाहती है। हाल ही में गवर्नमेंट ने ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस सेबी के पास बेसिकली सबमिट किया। अब देखो इस चीज को समझो, बेसिकली हम करना क्या चाह रहे हैं। सेबी हमारे यहाँ कैपिटल मार्केट्स रेगुलेटर है। जब भी कोई कंपनी लिस्टेड होती है तो सबसे पहले वो एक प्रोस्पेक्टस इश्यू करती है। उस प्रोस्पेक्टस में वो अपने बिजनेस की सारी डिटेल देती है और बताती है कि हम इतना पैसा रेज करना चाह रहे हैं या इतना अमाउंट ऑफ शेयर्स ऑफर कर रहे हैं। ठीक है, और बेसिकली जो शेयर इशू की डिटेल्स वगैरह होती है। ठीक है, तो ये पहला स्टेप होता है जब भी कंपनी IPO लेकर के आती है। IPO मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफर, जिस ऑफर में कंपनी अपने शेयर सेल करके किसी भी स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट होती है। तो यहाँ LIC जो है वो अपना IPO लेकर के आ रही है। LIC इज फुल्ली ओन्ड बाय द गवर्नमेंट और IPO लाने का पहला प्रोसेस होता है ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस सबमिट करना, जिसमें इन्वेस्टर्स को, पोटेंशियल इन्वेस्टर्स को डिटेल सबमिट की जाती है कि ये बिजनेस है, ये ऑपरेशन है, ये हमने किया है, ये आगे हमें उम्मीद है, ये रिस्क फैक्टर्स हैं और इसके बेसिस पे हम इतने शेयर्स ऑफर करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो ये काम अभी हुआ है। अब डिसइन्वेस्टमेंट मतलब गवर्नमेंट जो है वो अपनी यूनिट्स में थोड़ा स्टेक सेल करके जो पैसा जुटाती है, दैट इज डिसइन्वेस्टमेंट। आई होप ये आप लोगों को पता होगा। तो हर साल बजट में गवर्नमेंट एक डिसइन्वेस्टमेंट का टारगेट तय करती है। तो 2021-22 का जो बजट था, ठीक है, उसमें गवर्नमेंट ने इनिशियली 1.75 लाख करोड़ के डिसइन्वेस्टमेंट का टारगेट तय किया था, जिसे अभी गवर्नमेंट ने रिड्यूस करके 78,000 करोड़ कर दिया, क्योंकि 1.75 लाख करोड़ तो कहीं से आता दिख नहीं रहा। अब 78 लाख करोड़ में से भी 12 लाख करोड़ के आसपास गवर्नमेंट ने अभी तक रेस किया है। तो ये जो स्टेक है, ये 5% गवर्नमेंट जो बेचने वाली है, गवर्नमेंट को इससे कम से कम 60 लाख करोड़ की उम्मीद है, 60 लाख करोड़ की उम्मीद है। ठीक है, जो कि बढ़ करके 75 तक जा सकता है। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन कि उस समय मार्केट में क्या वैल्यूएशन परसीव होगा। एज ऑफ नाउ अभी वैल्यूएशन फाइनल नहीं हुआ है। ठीक है, अच्छा, तो गवर्नमेंट ने ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस किया है। 5% गवर्नमेंट अपनी इक्विटी बेच रही है। 5% इक्विटी का मतलब गवर्नमेंट तकरीबन 31.6 करोड़ शेयर्स जो है वो LIC में बेचेगी। ठीक है, ये मैं आपको बता चुका हूं कि पहला जो IPO लाने का प्रोसेस में जो पहला स्टेप होता है वो प्रोस्पेक्टस इशू करना होता है। फिर प्रोस्पेक्टस इशू करने के बाद सेबी उसके फैक्ट्स को वेरीफाई करती है कि कंपनी जो क्लेम कर रही है, जो अपने बिजनेस के बारे में कंपनी ने आंकड़े बताए हैं, वो ठीक है या नहीं। एक बार वो आंकड़े कंपनी ये सेबी वेरीफाई कर लेती है तो उसके बाद वो ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस को फाइनलाइज करके शेयर सेल के लिए ग्रीन सिग्नल दे देती है। IPO जो है वो 100% ऑफर फॉर सेल है। अब देखो, कंपनी जो है वो अलग अलग तरीके से शेयर्स बेच सकती है। देयर इज समथिंग कॉल्ड प्राइवेट प्लेसमेंट, जहाँ पे कंपनी किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन या प्राइवेट इक्विटी फंड को अपना प्लेसमेंट, अपने शेयर्स दे दे। ठीक है, ऑफर फॉर सेल में क्या होता है कि हम पब्लिक शेयर होल्डिंग बढ़ाने की कोशिश करते हैं, तो हम एक ट्रांसपेरेंट प्रोसेस से, बिडिंग प्रोसेस के थ्रू अपने शेयर्स को लिस्ट करवाते हैं ना। ठीक है, जितने शेयर्स बिक रहे हैं वो ट्रांसपेरेंट एक बिडिंग प्रोसेस होता है, विच इज इन फुल पब्लिक नॉलेज, और बिडिंग के थ्रू जो है वो हम अपने शेयर्स बेचते हैं। तो ये जो IPO होगा ये 100% ऑफर फॉर सेल प्लेटफॉर्म होगा। ऑफर फॉर सेल में क्या होता है, प्रोमोटर्स कैन सेल देयर शेयर्स एंड रिड्यूस देयर होल्डिंग्स इन अ ट्रांसपेरेंट मैनर थ्रू द बिडिंग प्लेटफॉर्म। तो ये जो IPO होगा ये ऑफर फॉर सेल फॉर्मेट में होगा। इनमें 10% शेयर जो है
वो पॉलिसी होल्डर्स के लिए रिजर्व किए जाएंगे, यानी टोटल शेयर्स में से 10% जो है वो LIC के जो एग्जिस्टिंग पॉलिसी होल्डर्स हैं उनके लिए होगा, और तकरीबन 5% शेयर्स जो LIC के एम्प्लॉयज हैं, एजेंट्स हैं, उनके लिए भी होगा। तो ये सबसे पहले ये प्लान अनाउंस किया गया था 2020-21 के बजट में LIC के IPO को लेकर के, और काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहा है पिछले कुछ समय में। ठीक है, तो जैसा मैंने कहा डिसइन्वेस्टमेंट का टारगेट इस साल के लिए 1.75 लाख करोड़ था, जिसे कम करके 78,000 करोड़ कर दिया गया है। 12,000 करोड़ जो है गवर्नमेंट के पास ऑलरेडी आ चुके हैं, और तकरीबन 60,000 करोड़ जो है गवर्नमेंट रेज करना चाह रही है। LIC के बारे में थोड़ा बैकग्राउंड देख लेते हैं। फुल्ली ओन्ड बाय द गवर्नमेंट, सेटअप इन 1956, बिगेस्ट शेयर इन इंडियाज इंश्योरेंस बिजनेस, ये तो सबको पता है। हेडक्वार्टर्स मुंबई में है, चेयरपर्सन जो है MR कुमार है। अच्छा, सेंटर एक्सटेंड्स पुलिस मॉडर्नाइजेशन स्कीम। देखो अब ये नेक्स्ट डेवलपमेंट के बारे में बात करते हैं। तो हाल ही में पुलिस के मॉडर्नाइजेशन के लिए गवर्नमेंट की एक स्कीम है जिसको 5 साल के लिए और एक्सटेंड कर दिया गया है। द स्कीम हैज़ बीन एक्सटेंडेड फॉर 5 years अप टू 2025-26। ठीक है, तो बेसिकली इसमें कुछ इस तरीके के क्लॉजेज हैं कि आप फॉरेंसिक लैब सेटअप करेंगे ताकि क्रिमिनल जस्टिस को जल्दी से मदद की दी जा सके। आप पुलिस के मॉडर्नाइजेशन के लिए, वेपनाइजेशन के लिए ज़्यादा काम करेंगे। ठीक है, इस तरीके के काफ़ी सारे प्रोविजंस इसमें दिए गए हैं। तो गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड द कंटिन्यूएशन ऑफ अ पुलिस मॉडर्नाइजेशन स्कीम, मतलब कोई नई स्कीम लॉन्च नहीं की गई है। जो एग्जिस्टिंग पुलिस मॉडर्नाइजेशन स्कीम है उसी को 5 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया गया। टोटल खर्चा लगाया गया 26,000 करोड़ के आसपास। यहाँ पर इंटरनल सिक्योरिटी, लॉ एंड ऑर्डर, मॉडर्न टेक्नोलॉजी, जो मैंने कहा ना मॉडर्न वेपन्स हैं, मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, फॉरेंसिक लैब्स है, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को सपोर्ट करने के लिए नार्कोटिक्स कंट्रोल है, ये सारी चीज़ें इसमें ऐड की गई है ताकि पुलिस को अपकमिंग जो इन फ्यूचर इश्यूज़ हैं उनसे डील करने में मदद पहुंचाई जा सके। ठीक है, इसके अलावा जो माओइस्ट है हमारे देश में, जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म वाले एरिया हैं, तकरीबन 44 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां पर लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म ज़्यादा है, तो उनके लिए भी 6 नई स्कीम्स इंट्रोड्यूस की गई है जिनमें स्पेशल सेंट्रल असिस्टेंस दी जाएगी टू द मोस्ट LWE अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स एंड डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ कंसर्न। तो ये भी एक छोटा सा अपडेट, बट इंपॉर्टेंट अपडेट न्यूज़ में था। नेशनल हेल्थ अथॉरिटी टू इंटीग्रेट कास्ट सेंसस डेटाबेसेस। देखो ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग अपडेट है। अब पहले तो अपन ये समझते हैं नेशनल हेल्थ अथॉरिटी है क्या। तो आप लोगों ने एक स्कीम का नाम सुना होगा, आयुष्मान भारत योजना, जिसको हम प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना भी कहते हैं। ठीक है, आयुष्मान भारत योजना या प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जो है उसकी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी या नोडल एजेंसी जो है वो नेशनल हेल्थ अथॉरिटी है। ठीक है, अब आयुष्मान भारत योजना में हर परिवार को, जो इकोनॉमिकली वल्नरेबल सेक्शन से टिपिकली ये परिवार चुने जाते हैं, इनको आप 5 लाख रुपए तक का मेडिकल इंश्योरेंस प्रोवाइड करवाते हैं। अब ये फैमिलीज या ये बेनिफिशियरीज चुने कैसे जाते हैं? इनको चुना जाता है अर्बन एरियाज में, स्पेशली SECC सोशल एंड इकोनॉमिक कास्ट सेंसस 2011 के डेटा से। ठीक है, तो बेसिकली नेशनल हेल्थ अथॉरिटी क्या है? इसकी इंप्लीमेंटिंग एजेंसी है, नोडल एजेंसी है। तो नेशनल हेल्थ अथॉरिटी ने क्या किया है, उन्होंने कहा है कि इस स्कीम के बेनिफिशियरीज तक पहुंचने के लिए, इस स्कीम के बेनिफिशियरीज को और कन्वीनियंस देने के लिए हम क्या करते हैं, हम नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट का जो डेटा है और जो SECC 2011 का डेटा है, इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। ठीक है, आधार के थ्रू इसको इंटीग्रेट कर देते हैं ताकि हम ये आइडेंटिफाई कर सकें, क्योंकि बहुत सारे बेनिफिशियरीज ऐसे हैं SECC 2011 में जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में राशन कार्ड होल्डर्स भी हैं। ठीक है, इससे क्या फायदा होगा कि जहां से इन लोगों को राशन मिलता है वहां से इन लोगों को आयुष्मान भारत स्कीम के बारे में बताया जा सकेगा। ये अपना आयुष्मान भारत का कार्ड वहां से कलेक्ट कर सकेंगे और इनको आयुष्मान भारत स्कीम के सारे बेनिफिट्स तक पहुंचाया जा सकेगा। ठीक है, एक और एवेन्यू खुल जाएगा उनके लिए, आयुष्मान भारत के लिए। तो इन्होंने क्या किया है, तो रिसेंटली द हेल्थ मिनिस्ट्री सेड दैट द नेशनल हेल्थ अथॉरिटी इज वर्किंग टू इंटीग्रेट द डेटाबेस ऑफ SECC 2011 विद नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट पोर्टल। Basically, beneficiaries can seek information under the आयुष्मान भारत योजना just by using their राशन कार्ड नंबर। और ये कैसे होगा ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। नेशनल हेल्थ अथॉरिटी एक इंप्लीमेंटिंग एजेंसी है। SECC 2011 से बेनिफिशियरीज आइडेंटिफाई कर सकते हैं और मेजॉरिटी बेनिफिशियरीज जो हैं वो नेशनल फूड सिक्योरिटी पोर्टल पे भी बेनिफिट्स लेते हैं। तो प्रपोजल विल अलाउ दीज फेयर प्राइस शॉप्स और राशन शॉप्स टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू आयुष्मान भारत स्कीम एंड दे विल बी एन एडिशनल एवेन्यू even for card creation. तो basically we are utilizing the benefits of data here. ठीक है,
देखो हमारे यहाँ जो कैपिटल मार्केट्स रेगुलेटर है सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इन्होंने भी अभी थोड़ा सा अपनी पॉलिसी को ट्वीक किया। सेबी की एक गाइडलाइन थी जिसमें उन्होंने कंपनीज के लिए मैंडेटरी कर दिया था कि चेयरपर्सन और मैनेजिंग डायरेक्टर की या चेयरपर्सन और सीईओ की पोजीशन अलग होनी चाहिए। यू कैन नॉट हैव अ एमडी एंड सीईओ, ठीक है। तो इन्होंने अभी इस पोजीशन को थोड़ा सा रिलैक्स किया, उन्होंने कंपनीज के ऊपर वॉलंटरी कर दिया। उन्होंने कहा कि ठीक है, अब ये गाइडलाइन उन्होंने दे दी 2018 में। 2018 में जब उन्होंने गाइडलाइन इशू की थी तो उन्होंने 2020 की टाइमलाइन दी थी कि 2020 तक ये काम हो जाना चाहिए। 2020 में फिर इंडस्ट्री एसोसिएशंस ने रिक्वेस्ट की कि हमें 2 साल और चाहिए, तो उन्होंने 2 साल और बढ़ा दिया कि 2022 तक ये काम हो जाना चाहिए। अब 2022 में भी ये काम नहीं हुआ तो उन्होंने कहा कि भाई तुम्हारा जो है वो नियत ही नहीं लग रही है मुझे ये काम करने की, तो कुल मिला करके लेट्स मेक दिस वॉलंटरी, क्योंकि इंडस्ट्री में अगर ज़्यादातर लोग ये काम नहीं करना चाहते, मतलब मे बी इट्स नॉट फीजिबल, तो उन्होंने बेसिकली ये कहा है कि इट विल नॉट बी मैंडेटरी एंड इट विल बी इम्प्लीमेंटेड ऑन अ वॉलंटरी बेसिस। कोई व्यक्ति अपनी कॉर्पोरेट गवर्नेंस पे काम करना चाहता है और ये गाइडलाइन इंप्लीमेंट करना चाहता है तो वो ये कर सकता है, ठीक है। तो सेबी ने क्या इसका रीजन बताया, अनसेटिस्फैक्टरी लेवल ऑफ कंप्लायंस, यानी अभी तक इसकी जो कंप्लायंस होनी चाहिए थी वो नहीं हो पाई है और एक मेजॉरिटी लेवल पे नहीं हो पाई है, इसलिए उन्होंने इस गाइडलाइन को खारिज कर दिया, ठीक है। पहले गाइडलाइन क्या थी, अप्रैल 2022 तक उनको ये काम करना था, बट काफी कंपनीज ने नहीं किया, ठीक है। अब ये रेकमेंड किया था उदय कोटक साहब ने, ठीक है। कोटक महिंद्रा बैंक के जो सीईओ हैं उदय कोटक साहब ने, इन्होंने इनकी कॉर्पोरेट गवर्नेंस कमेटी बनी थी, उस कमेटी के चीफ थे इन्होंने। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस को इंप्रूव करने के लिए उन्होंने एक सजेशन ये दिया था कि चेयरपर्सन की पोजीशन अलग होनी चाहिए और एमडी और सीईओ की पोजीशन अलग होनी चाहिए। अगर आप चेयरपर्सन भी वही है, एमडी भी वही है, सीईओ भी वही है, तो एक कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर हो जाता है, और पावर एक ही व्यक्ति के हाथ में हो तो ये अच्छी बात नहीं है, ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए बैलेंस्ड ग्रोथ नहीं लेकर के आएगा और इट मे क्रिएट अ प्रॉब्लम इन इट्स गवर्नेंस। तो उन्होंने कहा था कि ये पोजीशन जो है, ये पावर को आप 2 हिस्सों में डिवाइड कर दो तो दे विल कीप अ चेक ऑन ईच अदर्स पावर। तो बेसिकली दैट वाज द आइडिया, बट गवर्नमेंट ने गाइडलाइंस सेबी ने एक्सेप्ट भी की और सेबी ने इसको इंप्लीमेंट भी करना चाहा, बट कॉर्पोरेट्स वर नॉट वेरी फाइन विद दिस। चलिए अब एंटी लिंचिंग बिल के बारे में बात करते हैं। ये भी एक हिंदू में फ्रंट पेज पे आर्टिकल आया था, एंटी लिंचिंग बिल्स पास्ड बाय 4 स्टेट्स हैंगिंग फायर। देखो सबसे पहले समझते लिंचिंग होती क्या है, ठीक है। आम भाषा में कहें तो भीड़ ने मिलकर किसी आदमी को मार दिया, दैट इज लिंचिंग, ठीक है। भीड़ का कोई नाम नहीं होता, ऐसा कहते हैं ना, भीड़। तो बहुत सारे लोगों ने मिलकर जन आक्रोश में किसी व्यक्ति का खून कर दिया, दैट इज लिंचिंग। तो इस पिछले कुछ टाइम में ऐसे बहुत सारे केसेस आप लोगों ने देखे होंगे। हाल ही में गुरुद्वारा और सिख से जुड़े हुए जो मैटर्स थे जहां पर डेसेक्रेशन को लेकर के लिंचिंग हुई, वो काफ़ी न्यूज़ में था, ठीक है। तो अभी न्यूज़ इसलिए थी कि 4 स्टेट्स जो है वो एंटी लिंचिंग बिल पास कर चुके हैं अपनी तरफ से, ठीक है। और पास करके उन्होंने गवर्नर को भेजा, गवर्नर ने प्रेसिडेंट को भेजा, प्रेसिडेंट ने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स से डिस्कस किया, बट अल्टीमेटली अप्रूवल नहीं मिला। तो कौन से 4 स्टेट्स हैं जिन्होंने बिल पास किया है, झारखंड, राजस्थान, वेस्ट बंगाल, मणिपुर, चारों बिल पास कर चुके हैं, ठीक है। झारखंड, राजस्थान, वेस्ट बंगाल और मणिपुर चारों ने एक एंटी लिंचिंग बिल पास किया है, मगर ये बिल जो है वो यूनियन गवर्नमेंट की तरफ से इसको गो अहेड नहीं मिला। यूनियन गवर्नमेंट क्या कहती है कि लिंचिंग जो है वो एक सेपरेट क्राइम रजिस्टर्ड नहीं है आईपीसी के तहत। इंडियन पीनल कोड में लिंचिंग जैसा कोई शब्द है ही नहीं, तो जो क्राइम ही रजिस्टर्ड नहीं है आईपीसी में, आप उसके खिलाफ सजा कैसे दोगे, ठीक है। उन्होंने कहा लिंचिंग का मतलब क्या, चाहे भीड़ करे चाहे एक आदमी करे, है तो अल्टीमेटली मर्डर। तो आप मर्डर के सेक्शंस में उस बंदे को सजा दे दो, सेक्शन 300 में सजा दे दो, सेक्शन 302 में सजा दे दो, बट आप लिंचिंग करके एक सेपरेट ऑफेंस बनाओ, उसकी एक सेपरेट सजा बनाओ, वो अभी प्रोविजन नहीं है। ऐसा यूनियन मिनिस्ट्री का स्टैंस है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी कह चुका है अपने रिकमेंडेशंस में कि लिंचिंग को एक सेपरेट ऑफेंस की तरह ट्रीट करना चाहिए। इट इज इट कांट बी इक्वेटेड विद अ सिंपल मर्डर, ठीक है। तो बिल क्यों डिले किया गया, जैसे मैंने बताया कि बिल को गवर्नर के पास भेजा गया परमिशन के लिए, गवर्नर ने इसे फॉर द कंसिडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट रखा। प्रेसिडेंट को ऐसे केस में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स से एडवाइस लेनी चाहिए, क्योंकि ये इंटरनल सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ मामला है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज रिप्रेजेंटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ठीक है। और मिनिस्ट्री ने कहा कि जो मिनिस्ट्री का जनरल क्राइटेरिया होता है ऐसे केस में किसी भी लॉ को देखने का, तो उसमें वो 2-3 पैरामीटर्स चेक करते हैं कि लीगल वैलिडिटी क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी क्या है, हमारी नेशनल पॉलिसी को अलाइन करती है कि नहीं, सेंट्रल पॉलिसी को अलाइन करती है कि नहीं,
हमारे जो एग्जिस्टिंग सेंट्रल लॉज हैं उनसे अगेंस्ट तो नहीं जा रही है, रिपग्नेंट तो नहीं है, ठीक है। तो इन सारे प्रोविजंस के बाद उन्होंने कहा कि क्योंकि कोई देयर इज नो सेपरेट डेफिनेशन फॉर लिंचिंग अंडर इंडियन पीनल कोड, दीज प्रोविजंस कैन बी सिंपली टैकल्ड अंडर सेक्शन 300 एंड सेक्शन 302 विच बेसिकली डील्स विद मर्डर, ठीक है। पर पढ़ा होगा आप लोगों ने मूवीज में, हिंदी मूवीज में दफा 302 के तहत, राइट। अच्छा, इंडिया टू मेक डिजिटल मैप्स ऑफ ऑल विलेजेस। देखिए देखो अक्सर ये बेसिकली आइडिया स्वामित्व स्कीम के अंडर आया है। अगर आप लोगों ने क्लासरूम्स में अक्सर ड्रोन्स के बारे में जब भी मैं बात करता हूँ तो स्वामित्व स्कीम का जरूर जिक्र होता है। जब भी ड्रोन रूल्स के बारे में बात हुई है या कभी, तो आप लोगों ने सुना होगा स्वामित्व स्कीम के बारे में हमारी जरूर बात हुई होगी। तो स्वामित्व स्कीम एक स्कीम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, जिसमें गाँव के जो एरियाज हैं वहाँ पर लैंड की मैपिंग हो रही है ड्रोन्स के थ्रू, ठीक है। तो अभी क्या हुआ कि स्वामित्व स्कीम तो 2020 में लॉन्च कर दी गई थी, उसके बाद अपडेटेड जियो स्पेशल गाइडलाइंस आई थी, और जियो स्पेशल गाइडलाइंस आने के भी 1 साल की एनिवर्सरी पर गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि हिंदुस्तान में जो 6 लाख गांव हैं उन सब गांवों का एक डिजिटल मैप बनेगा, और उसके अलावा 100 शहरों का एक 3D मैप भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बनवाएगी। ये अभी हाल ही में अनाउंस किया गया। इंडिया प्लान्स टू प्रिपेयर डिजिटल मैप ऑफ 6 लाख विलेजेस एंड पैन इंडिया 3D मैप फॉर 100 सिटीज टू मार्क द अपडेटेड जियो स्पेशल पायलट गाइडलाइंस। तो ठीक है, ये तो एक अनाउंसमेंट है, बट थोड़ा बैकग्राउंड अगर हम स्वामित्व स्कीम का समझे। पहले तो ये अपडेटेड गाइडलाइंस क्या थी? ये अपडेटेड गाइडलाइंस कहती है कि प्राइवेट सेक्टर जो है वो वैरायटी ऑफ मैप्स बना सकता है विदाउट टेकिंग परमिशन फ्रॉम द मिनिस्ट्रीज, ठीक है। तो वैरायटी ऑफ मैप्स कैन बी प्रिपेयर्ड विदाउट नीडिंग अप्रूवल फ्रॉम अ होस्ट ऑफ मिनिस्ट्री, दिस इज अगेन अ वेरी कंटेंशियस एंड कंट्रोवर्शियल प्रोविजन। तो लेट्स से इफ आई एम वुड कंपनी, मैं फर्नीचर से डील करता हूँ, तो लेट्स से आई कैन यूज दिस डेटा टू प्रिपेयर द मैप ऑफ ऑल द फॉरेस्ट इन इंडिया, यू नो, विच हैव सर्टेन काइंड ऑफ वुड, ठीक है। इफ लेट्स से आई वांट टू क्रिएट, if I am a let's say construction company, I may prepare the map for the whole the highways of India and, you know, underdeveloped highways of India, ठीक है। So they aim to make it easier to use drones and develop applications। तो ये updated guidelines थी। देखो जियो स्पेशल डेटा में ना बहुत पोटेंशियल है, ठीक है। ऐसा कहा जाता है डेटा इज द न्यू ऑयल। इफ यू हैव डेटा, यू नो, फ्रॉम द डेटा मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज कैन अराइज, ठीक है। तो और जियो स्पेशल डेटा का मतलब होता है ज्योग्राफी लिंक डेटा। आप ज्योग्राफी के साथ डेटा को लिंक करके देखो, जैसे कितना फॉरेस्ट कवर है, कहाँ कहाँ फॉरेस्ट कवर है, कितनी वाइल्ड लाइफ है, कहाँ कहाँ वाइल्ड लाइफ है, वाटर बॉडीज कहाँ कहाँ पर है, तो ये सब ज्योग्राफी लिंक डेटा है, ठीक है। और आपके पास अगर ज्योग्राफी लिंक डेटा है तो उससे भी काफी अपॉर्चुनिटीज निकल के आती है। तो ये अपडेटेड गाइडलाइंस थी। अब मैं आपको स्वामित्व प्रोजेक्ट के बारे में बताता हूँ। जैसा मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, प्रोजेक्ट 2020 में चालू किया गया था, और प्रोजेक्ट का आइडिया था कि गाँव में आप ड्रोन्स के थ्रू लैंड मैपिंग करो और लोगों को लैंड राइट्स उनके दो। लैंड डिस्प्यूट्स गांव में बहुत सारे होते हैं, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स बहुत सारे होते हैं कि क्लियर डिमार्केशन होता नहीं है लैंड का। तो गवर्नमेंट क्या कर रही है, ड्रोन मैपिंग के थ्रू सबको ज़मीन के एक तरीके से पट्टे दे रही है कि हाँ यार आपकी ज़मीन यहाँ से यहाँ तक है और ये आपके पास राइट्स हो गए। एक बार आपने वो कर दिया तो जिस व्यक्ति के पास ओनरशिप राइट है वो उस लैंड को गिरवी रख के लोन ले सकता है, राइट। तो विलेज इकोनॉमी पे इसका बड़ा ज़बरदस्त इम्पैक्ट आता है। तो स्कीम है स्वामित्व स्कीम, पूरा नाम सर्वे ऑफ विलेजेस एंड मैपिंग्स विद इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरियाज। नेशनल पंचायती राज डे 24 अप्रैल 2020 को ये स्कीम लॉन्च की गई थी। कौन कौन सी डिपार्टमेंट्स इसके कोलैबोरेशन में? पंचायती राज मिनिस्ट्री, स्टेट रेवेन्यू डिपार्टमेंट, स्टेट पंचायती राज डिपार्टमेंट, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर एंड सर्वेयर ऑफ इंडिया, ठीक है। स्कीम 5 साल के लिए चलाई गई थी। पैसा तकरीबन 566 करोड़ खर्च किया गया था। ऑब्जेक्टिव क्या था? जैसा मैंने बताया, टू प्रोवाइड लीगल ओनरशिप राइट्स टू पीपल एंड ऑल्सो टू फैसिलिटेट मोनेटाइजेशन ऑफ द प्रॉपर्टीज, ठीक है। एक बार आपके पास प्रॉपर्टी के ओनरशिप राइट्स आ गए, आप उसे मोनेटाइज कर सकते हो, लोन ले सकते हो। क्या पता उस लोन से आप कोई बड़ा बिजनेस स्टार्ट कर दो, बहुत लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले, है ना। अच्छा, अब एक और टॉपिक देखते हैं। नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने अभी एक कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया जिसका नाम है डार्केथॉन 2022। यहाँ आप देख पा रहे हैं डार्केथॉन 2022। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? बड़ी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है अपने आप में। तो ये क्या कहते हैं कि दुनिया में एक चीज होती है डार्क नेट, और ये कहते हैं डार्क नेट पे ड्रग्स बहुत बिक रहे हैं, ठीक है। तो नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का क्या काम है? ड्रग्स को पकड़ना।
ड्रग डीलर्स को पकड़ना, ड्रग्स के कंजम्पशन, मैन्युफैक्चर, ट्रांसपोर्ट, यूज, कंजम्पशन, फाइनेंस, सबको रोकना। तो एनसीबी ने हाल ही में 3 बड़ी ड्रग पेडलर एजेंसीज को डार्कनेट पे पकड़ा है। तो इन्होंने ये कंपटीशन ऑर्गेनाइज करवाया जिसमें इन्होंने जो साइबर एक्सपर्ट्स हैं उनको ये कहा है कि आप इस तरह का एल्गोरिदम, इस तरह का सिस्टम हमें बना के दो कि हम डार्कनेट पे जो भी ड्रग पेडलिंग एजेंसीज हैं उनको आइडेंटिफाई कर पाए, कोई इनएक्टिव एजेंसी है उसको अलग से आइडेंटिफाई कर पाए, कोई एक्टिव हो रही है तो उसको अलग से आइडेंटिफाई कर पाए, इंडिया में जो लोग डिजिटल एजेंसीज एक्टिव हैं ड्रग्स के मामले में उनको आइडेंटिफाई कर पाए, और ड्रग डीलर्स की फुटप्रिंटिंग, डिजिटल फुटप्रिंटिंग, कहाँ जाते हैं, कहाँ से कहाँ जाते हैं, उन सब चीज़ों को आइडेंटिफाई कर पाए। तो बेसिकली इन लोगों ने एनसीबी हैज लॉन्च्ड द डार्केथॉन टू फाइंड सॉल्यूशंस टू काउंटर ड्रग ट्रैफिकिंग। हम ड्रग ट्रैफिकिंग को काउंटर करना चाहते हैं डार्कनेट पे। तो क्या करना होगा, टू आइडेंटिफाई एंड कैटलॉग डार्कनेट मार्केट्स, हमें डार्कनेट मार्केट्स को आइडेंटिफाई करना है, ऑटोमेटिकली ऐड न्यू मार्केट्स और ड्रॉप इनएक्टिव वंस, आइडेंटिफाई ड्रग ट्रैफिकर्स बेस्ड इन इंडिया एंड डिजिटल फुटप्रिंटिंग ऑफ एक्टिव ड्रग ट्रैफिकर्स। तो यानी बेसिकली ड्रग ट्रैफिकिंग को हमें एलिमिनेट करना है डार्कनेट से। तो एनसीबी के जो डायरेक्टर जनरल हैं एसएन प्रधान साहब, इन्होंने हाल ही में कहा कि जो ड्रग ट्रैफिकिंग है, हिंदुस्तान में ड्रग्स पहुंचाने का काम है, एक तो मैरीटाइम रूट्स का बहुत इस्तेमाल हो रहा है, ये तो भी आप लोगों ने काफ़ी पढ़ा होगा। भी गुजरात कोस्ट पे भी हाई सीज पे हमने एक बहुत बड़ा कंसाइनमेंट पकड़ा था, उससे पहले मुंद्रा पोर्ट पे हमने एक बहुत बड़ा कंसाइनमेंट पकड़ा था। तो ये तो रेगुलर एक्टिविटीज़ मैरीटाइम रूट पे हो ही रही है। उसके अलावा डार्कनेट पे भी काफ़ी इसका काम चल रहा है। इनफैक्ट डार्कनेट पे बिकने वाली 94% चीज़ें ड्रग्स होती है। सो 94% ऑफ द सेल्स इन डार्कनेट मार्केट्स आर रिलेटेड टू ड्रग्स। अब डार्कनेट होता क्या है, मैं बार बार ये शब्द यूज कर रहा हूं, डार्कनेट 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 होता क्या है। तो इंटरनेट की 3 लेयर्स होती है। एक वो लेयर जो आप में देखते हैं, अमेजॉन, फेसबुक, ट्विटर, फ्लिपकार्ट, ये पूरे इंटरनेट का मात्र 4% हिस्सा है जो आपको और मुझे विजिबल है, बाकी 96% में क्या है। सेकेंड लेयर होती है जहां पे डेटा स्टोर किया जाता है, ठीक है। अब इसमें सेंसिटिव डेटा भी होता है, पर्सनल डेटा भी होता है, गवर्नमेंट डेटा भी होता है। तो इसको सिर्फ कुछ स्पेसिफाइड लोग जिनके पास इसका एक्सेस होता है वही यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो सेकंड लेयर, द डीप वेब इज अ नेटवर्क वेयर डेटा इज स्टोर्ड इन इनएक्सेसिबल डेटाबेसेस। ये एक्सेस देता है सिर्फ स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल को। इसमें गवर्नमेंट डेटा हो सकता है, प्राइवेट डेटा होता है, बैंक डेटा हो सकता है, क्लाउड डेटा हो सकता है। बेसिकली वो एरियाज जहां पे डेटा स्टोर किया जाता है, कंपनीज का डेटा हो सकता है। तो सिर्फ कुछ लोगों को इसका एक्सेस होता है, आम आदमी को गूगल पे सर्च करके इसका एक्सेस नहीं मिलेगा। तीसरी लेयर जो होती है उसे हम डार्कनेट कहते हैं, एज अ पार्ट ऑफ डीप वेब। डार्कनेट वो एरिया होता है जो एक्सेस किया जा सकता है सिर्फ कुछ सॉफ्टवेयर्स के थ्रू। एनक्रिप्शन सॉफ्टवेयर्स होते हैं, सॉफ्टवेयर्स जैसे द ऑनियन राउटर या I2P, इस तरीके के सॉफ्टवेयर, जैसे इनविजिबल इंटरनेट प्रोजेक्ट भी कहा जाता है। इस तरीके के सॉफ्टवेयर्स के थ्रू ये डार्कनेट एक्सेस किया जा सकता है। इसका एक्सेस जो है ना तो आम आदमी के पास होता है, ना कुछ स्पेसिफाइड लोगों के पास होता है। जो साइबर एक्सपर्ट्स, हैकर्स जो इस सॉफ्टवेयर को यूज कर सकते हैं वही डार्कनेट पे जा सकते हैं, ठीक है। एनीथिंग प्रेजेंट ऑन डार्कनेट विल नॉट बी पुल्ड अप इन इंटरनेट सर्चेस, देयरबाय ऑफरिंग अ हायर डिग्री ऑफ एनोनिमिटी, ठीक है। तो इसके यूजर बेस पे किसी को पता नहीं होता कि कौन यूजर है, कौन क्या कर रहा है, कहां से कहां कर रहा है। ट्रेस कर पाना, ट्रैक कर पाना भी बेहद मुश्किल होता है। तो यही चैलेंज जो है वो डार्केथॉन में दिया गया है, ठीक है। चलिए, लेट्स wrap it up.